आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के कंटेंट में हम काफ़ी लंबी यात्रा अभी तक कर चुके हैं, जिसमें अब आगे का जो मुद्दा है वो हार्मनी इन एग्जिस्टेंस को लेकर के है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने से पहले क्या है कि हम सबसे पहले ओवरलुक कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा और इसमें हमें क्या आगे चल के देखना है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो क्या था कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के फील्ड में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा डिजायर क्या है। अगर डिजायर हमें दिखने लगती है तो आगे फिर प्रोग्रामिंग की बात की जाती है। तो डिजायर में हमें क्या चीज दिखी कि मुझे हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या समझ में आता है, हैप्पीनेस का सोर्स क्या है, प्रॉस्पेरिटी का सोर्स क्या हो सकता है और उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन हो सकती है। अब ये डिजायर के बेस पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से प्रोग्राम इंश्योर होने हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ये दिखाई दिया कि हार्मनी इन इंडिविजुअल या फिर ये कह ले हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, उसको हमने काफी डेप्थ एनालिसिस किया। इसके बाद में हमने फिर देखा हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन फैमिली के बाद में फिर हमने देखा क्या हार्मनी इन सोसाइटी, और अब हम देख रहे हैं क्या हार्मनी इन नेचर, और हार्मनी इन नेचर के बाद में अब बात पहुंचती है कहां पे, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस। तो कंटेंट को रिसीव करके उसका जो एक्सप्लोरेशन होना है वही बेसिक पैरामीटर्स हैं। प्रपोजल को आप पहले देखेंगे, देखने का तरीका का मतलब क्या है कि मैं जो भी कहूंगा उसको आप बिल्कुल ना तो सच मानिए और ना तो झूठ मानिए, उसको आप अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करिए। अब उसके लेवल पे वेरीफाई करने के बाद में, वेरीफाई करेंगे तो किसके बेस पे करेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। फिर उसको इंप्लीमेंट करना, कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। दो सेगमेंट में मैंने बात की थी, जिसमें पहला था हार्मनी अगर इंश्योर इंसान के साथ, अगर मेरा इंटरेक्शन इंसान के साथ हो रहा है और आउटकम अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रपोजल है वो मेरे लिए ठीक है, वो दूसरों के लिए ठीक है। अब ऐसे ही इंसान के अलावा जो रेस्ट ऑफ नेचर है वहां पे भी अगर हम बात करें तो आउटकम अगर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आता है तो हम ये कहते हैं कि जो कंटेंट मेरे सामने रखा गया है या जो बात मेरे सामने दी गई है उसके बिहाफ पे मैं भी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर रहा हूं, और इस प्रॉस्पेरिटी के बिहाफ पे रेस्ट ऑफ नेचर भी क्या हो रहा है, इनरिच हो रहा है। तो इसी के क्रम में अब हम आगे बात करेंगे हार्मनी इन एग्जिस्टेंस। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार आप इस कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद तो अस्तित्व को अगर देखें तो अस्तित्व को अगर हम संधि विच्छेद करें तो अस्ति प्लस त्व, अस्ति का मतलब क्या है या फिर होना, त्व का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। ठीक, तो व्यवस्था का होना, इसी को हमने क्या बोला, अस्तित्व। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप हैं तो आपका अस्तित्व है, यानी कि आपकी अपनी व्यवस्था है। मैं हूं तो मेरा अपना अस्तित्व है, तो इसको हमने क्या बोला, मेरी अपनी व्यवस्था है। तो उसको अगर इस रूप में देखें तो क्या है, ये अस्तित्व है। जैसे और भी चीजें अगर हम ऑब्जर्व करें तो कोई भी मटेरियल है, जैसे लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप का मतलब क्या है कि जैसे अस्ति है, होना, अब उसका क्या अपनी व्यवस्था है। तो आप जहां पे भी देखोगे वहां पे उसकी अपनी हर एक चीज की, हर एक यूनिट की अपनी अपनी व्यवस्था बनी हुई है। अब इस कंटेंट को, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस को समझने के लिए क्या है कि कोई भी ऐसा एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है कि जिसको देख करके बताया जा सके या मैं इंडिकेट करके कह सकूं कि हाँ इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो हो जाएगा। इस कंटेंट को रिसीव करके समझने के लिए क्या है कि विद इन, यानी कि अपने अंदर ही, अपने इमेजिनेशन में इस कंटेंट को पूरा देखना होगा, तभी ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा। अभी आप इसको और आगे देखें ना, तो इंग्लिश में इसके हम क्या बोले, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि व्हाट एवर एग्जिस्ट। ठीक, अब इसको भी देखें तो क्या है, एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि इज और टू बी। ठीक है ना। एसेंस का मतलब क्या है, हार्मनी। ठीक, हार्मनी को कोरिलेट अगर करें तो हार्मनी कब इंश्योर होगी, जहां पे म्यूचुअलिटी की बात होगी, जहां पे म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन है और जहां पे म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। यानी कि यहां पे जो बात की गई है हार्मनी जब आउटकम बेस्ड सिस्टम है, ठीक है ना, तो हार्मनी आउटकम बेस्ड सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर वहां पे म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, वहां पे अगर हार्मनी है तो ही वो व्यवस्था है, और अगर वहां पे हार्मनी इंश्योर नहीं हो रही है तो वहां पे व्यवस्था नहीं है। हम उसको दूसरे रूप में पहचानते हैं क्या, कि व्यवस्था का वहां पे अभाव है ना, वहां पे म्यूचुअलिटी का सेंस नहीं डेवलप होकर के आ पा रहा है, वहां पे फुलफिलमेंट चीजों का नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे व्यवस्था नहीं है, उसको दूसरे रूप में हम पहचानते हैं, फिर उसको नाम देते हैं क्या, अव्यवस्था। ठीक, अब आगे देखते हैं कि एग्जिस्टेंस को कैसे देखे, कैसे पहचाने। पूरा पूरा मुद्दा यहां पर है, जिसको हम कहते हैं क्या, कोएग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को पहचानने का एक ही तरीका है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोएग्जिस्टेंस। अब हमें इसको एक्सप्लोर करना है कि इसका मतलब क्या है। अभी आप देखें ना, तो ये वीडियो अगर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो इसमें हर एक चीज का अपना अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक, अब यहां पे एग्जिस्टेंस है हर एक चीज का, जैसे मार्कर है तो इसका अपना एग्जिस्टेंस है, मैं हूं मेरा अपना एग्जिस्टेंस है, ये बोर्ड है इसका अपना एग्जिस्टेंस है, इंक है इसका अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आप तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप हैं तो आपका भी एग्जिस्टेंस है। यहां पे अब जो बात की गई है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात की गई है। ठीक, अब म्यूचुअल फुलफिलमेंट का जो सेंस है वो यहीं से डेवलप होकर के आता है कि हर एक यूनिट जब कोलैबोरेटली आपस में म्यूचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, एग्जिस्टेंस सबका अलग अलग है, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं और किसी एक बड़े सिस्टम को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, कोएग्जिस्टेंस। तो सबसे आसान चीज है को एग्जिस्टेंस को पहचानने का कि हम उसके सह अस्तित्व पे ध्यान दें। अगर कोएग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है तो हार्मनी हर एक लेवल पे, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन नेचर और हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, ये बना रहता है। पहचानना होता है और उसको फुलफिल करना होता है। अगर ये सेंस म्यूचुअल अगर डेवलप होकर के नहीं आ रहा है तो वहां पे ये वर्ड मिसिंग है। ठीक, तो अब है क्या कि ये जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व करना और दूसरे के साथ इंटर रिलेटेडनेस को देख पाना ही म्यूचुअलिटी की ओर लीड करता है और वो कोएग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना। अब आगे देखें तो इसके आगे मैंने एक लाइन लिखी है कि शून्य में संपृक्त इकाई, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस। अब क्या चीज है, इससे पहले अगर हार्मनी नेचर को देखें तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कई चीजों को बोर्ड पे लिखा था, जैसे अर्थ है ना, ह्यूमन, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स, ऐसे कई वर्ड्स हमने लिखे थे। और फिर इसके ऊपर काफी डेप्थ हमने डिस्कस किया था कि ये जो भी चीज है एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड हैं और किसी भी एक में अगर प्रॉब्लम आई तो कोएग्जिस्ट होने की वजह से वो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जगह सीमित रह के नहीं रह जाता, वो फिर फैलता है। अभी आप इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, कि अभी प्रेजेंट में जो कोरोना की जो सिचुएशन है वो अभी आप देखें ना वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। क्यों? आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक यूनिट, ठीक है ना, हर एक यूनिट, अब इंसान भी है तो क्या है, आप एक अलग यूनिट है, मैं एक अलग यूनिट हूं लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ क्या है, कोएग्जिस्टेंस है। ठीक, किसके लेवल पे, एग्जिस्टेंस के लेवल पे। एग्जिस्टेंस के लेवल पे हर एक यूनिट एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रही है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के सेंस में है। और अगर ये सेंस किसी को नहीं दिखाई दे रहा, कोई एक यूनिट अगर गड़बड़ हो गई तो वो क्या होगा, कोएग्जिस्ट करने की वजह से वो स्प्रेड आउट, बाहर की ओर फैलेगा। ठीक, इसको देखते हैं यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस। इसको देखने का जो तरीका है वो हम ऐसा देख सकते हैं कि 3 शब्द मैं लिखता हूं,
तो ये तीन शब्द हैं, डूबी हुई, भीगी हुई और घिरी हुई। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, इमेजिनेशन में ये सब चीजें दिखेंगी कि सपोज कि आपने कॉटन लिया, रुई, और पानी लिया। अब कॉटन को जब रुई यानी कि जो कॉटन है जब पानी में डिप किया तो क्या हुआ, वो डूब गई, ठीक। लेकिन अब आगे देखें तो भीगी हुई का मतलब क्या है कि जो कॉटन है वो कॉटन के जो रेसे हैं वो पानी क्या हुआ, रेसों के बीच में पहुंचा, ठीक। तो जिसके बेस पे हम क्या बोलते हैं कि वो भीगी हुई है। अब पानी जो है कॉटन के जो रेसे हैं, रेसे के बीच में भी है और कॉटन यानी कि उसके आउटर लेयर पे बाहर भी है, तो उसको हमने क्या बोला, घिरी हुई है। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि स्पेस की जो रियलिटी है उसको समझने के लिए, है ना, हमें ऐसे एग्जांपल देखने पड़ेंगे, ठीक। समझ में आ रहा, फिर से रिपीट करता हूं, डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई, है ना, इसको क्या है कि स्पेस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई मतलब कॉटन है तो कॉटन जब पानी में नहीं था तो क्या था कि कॉटन और जो उसके रेसे हैं उनके रेसे के बीच में क्या था, एयर थी, जिसको हम ऐसे देखें तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अब क्या है कि हमने उसको डिप किया, डिप करने के बाद में क्या है कि जहां जहां एयर अवेलेबल था वहां वहां से क्या हुआ, एयर वहां से हटा। अब वहां पे क्या एंटर हुआ, वाटर एंटर हुआ, ठीक। अब वाटर के एंटर होने के बाद में आगे की और थोड़ी डेप्थ में देखें ना तो क्या है कि रेसे हैं तो रेसे के रेसे और रेसे के बीच में पानी पहुंचा। अब एक रेसा है, उस रेसे में भी काफी उसमें लेयरिंग्स होती हैं। अब उन लेयरिंग के बीच में भी क्या हो रहा है, वो पानी पहुंच रहा है, तो हमने उस लेवल पे क्या बोला कि भीगी हुई है, ठीक। अब जो पानी है वो कॉटन के बाहर भी है और कॉटन के अंदर भी है, तो उसके लेवल पे हमने क्या बोला, गिरी हुई है ना। तो इस तरह से अगर देखें तो क्या है कि जो कॉटन है तो कॉटन क्या हो गया, हमारे लिए यूनिट हो गया, ठीक। अब स्पेस को रिप्रेजेंट कर पानी जो है क्या है ना, वाटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूनिट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि समझाने के लेवल पे हमने स्पेस से उसको रिलेट करने की कोशिश की है, लेकिन वाटर इज नॉट अ स्पेस, इट्स जस्ट अ यूनिट। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं स्पेस के टर्मिनोलॉजी में, है ना। यहां पे हमने लिखा शून्य, शून्य का मतलब मैथमेटिक्स वाला शून्य नहीं, द रियलिटी, ठीक है ना। अभी आप देखें तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे क्या है कि हम इंसान, है ना, शरीर हमारा है, तो शरीर जो बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है ना, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक। प्रोटीन है तो प्रोटीन का अपना एक स्पेसिफिक मान लीजिए फॉर्मूला है, ठीक। अब मेजर जो कंटेंट है इसमें वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब उसमें कार्बन के अपने स्पेसिफिक नंबर होते हैं, हाइड्रोजन के अपने स्पेसिफिक नंबर होते हैं और ऑक्सीजन के अपने होते हैं, और इनका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक। अब है क्या कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक। एसोसिएटेड है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल प्रोटीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, वो कोएग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब कोएग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे क्या है कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में भी क्या है, कार्बन को कार्बन के रूप में पहचान रहे हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रूप में। क्यों, क्योंकि देयर इज ए स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी स्पेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी स्पेस है। अब कार्बन के बारे में खाली अगर हम बात करें तो कार्बन में भी क्या है कि कई यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक। अब उन यूनिट के बीच में भी क्या है, स्पेस की अवेलेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, है ना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही है कि जो आपको खुद विजुलाइज करना होगा, खुद देखना होगा। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं कि मैं इसको डायरेक्शन कैसे लेकर के चलूं कि आप तक ये बात सही ढंग से पहुंच पाए, ठीक है। तो अगर स्पेस को लेकर के अभी भी नहीं क्लैरिटी बन रही है तो आप बताइए, मैं उस पर फिर से डिस्कस करूंगा।
है ना। अब आगे देखते हैं कि एग्जिस्टेंस को और कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किस चीज की, कि हमारे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर की, जहां पे स्पेस की अवेलेबिलिटी है और हर एक चीज हमें हर एक चीज एक एक यूनिट के रूप में दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज ऑफ स्पेस। अब ये स्पेस क्या है? हमारे अपने विदिन भी है और हमारे अपने बाहर भी है। ठीक, तो वो वही जो रियलिटी है, उस रियलिटी में हर एक यूनिट सबमर्ज्ड है। तो एग्जिस्टेंस को अब थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या चीज है। तो मैंने लिखा कि एग्जिस्टेंस इक्वल्स टू कोएग्जिस्टेंस एवर प्रेजेंट, जो सदैव है, हमेशा के लिए है, कोएग्जिस्टेंस है ना, उसी को हम एग्जिस्टेंस के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक, अब एग्जिस्टेंस को कोएग्जिस्टेंस के रूप में पहचानने का मतलब क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रियलिटीज। फर्स्ट वन इज अ यूनिट एंड अदर वन इज अ स्पेस। एक इकाई है और दूसरा शून्य, स्पेस, है ना। अब ये क्या है कि जितनी भी यूनिट्स हैं ऑल यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम देखें तो क्या है कि जो यूनिट होगी, जो भी जहां पे आपको लिमिट दिखाई देगी, लिमिटेड इन साइज। इंसान है तो उसका अपना लिमिटेड साइज, है ना। मोबाइल है तो उसका लिमिटेड साइज, है ना। लैपटॉप है तो इसका लिमिटेड साइज, ठीक है ना। तो ऐसे अगर एनिमल्स है तो उनका अपना लिमिटेड साइज। तो ऐसे जितने भी जहां पे जो भी चीजें हैं, है ना, जिसमें अगर लिमिट है, जैसे पेन है तो इसकी अपनी भी एक लिमिट है, साइज है। तो वो हर एक चीज जिसका साइज स्पेसिफाई हो सकता है वो क्या कहलाता है? यूनिट। तो इसीलिए इसकी पहली जो प्रॉपर्टी बनी वो किस चीज की बनी कि लिमिटेड इन साइज। अब इधर देखें तो क्या है, स्पेस के साथ क्या है कि स्पेस इज अनलिमिटेड। स्पेस क्या है? अनलिमिटेड, ऑल प्रिवेडिंग, सर्वव्यापक। ठीक, तो क्या चीज सर्वव्यापक हो सकती है? इसको देखने का तरीका है। क्या तरीका है कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेस। ठीक, अब है क्या कि अब आपके और मोबाइल के बीच में अगर कोई अलग से यूनिट आ जाती है, ठीक, तो अब क्या होगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप के बीच में जो यूनिट आई है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि उसने स्पेस को खत्म कर दिया। अब क्या है कि जो यूनिट आई है उस यूनिट और आपके, यानी कि आप भी एक यूनिट है, उन दोनों के बीच में स्पेस है। ठीक, अब जो व्यक्ति या कोई भी यूनिट आपके लैपटॉप या मोबाइल के बीच में जो आया था, अब वहां पे उस व्यक्ति को या फिर उस यूनिट को वो लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेस। तो इसीलिए क्या है कि ये जो स्पेस है ये अनलिमिटेड है, इसी को हमने क्या बोला? सर्वव्यापक बोला। अब इधर देखते हैं, यूनिट में एक्टिविटी है और वो एक्टिव होता है। ठीक, हर एक यूनिट क्या है, उसमें एक्टिविटी है और उसमें वो एक्टिव है। लेकिन स्पेस के साथ क्या है, यहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, नो एक्टिविटी। तो इन प्लेटफॉर्म पे, इसके और इसके प्लेटफॉर्म पे अगर हम इस चीज को सम अप करें तो जो सम अप होकर के जो चीज आएगी वो यूनिट के रिस्पेक्ट में आएगी। क्या आएगा कि एनर्जाइज्ड इन स्पेस, है ना, शून्य में संपृक्त, यानी कि सबमर्ज्ड होने की वजह से जितनी भी यूनिट्स हैं वो क्या है? एनर्जाइज्ड है। ठीक, दूसरा क्या लिखा? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस। हर एक यूनिट अपने आप में खुद ही ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखें तो यहां पे लिखा है क्या कि रिकॉग्नाइजेस इट्स रिलेशनशिप। ठीक, तो एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ जो रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, वो किस वजह से कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ स्पेस, है ना। तो रिकॉग्नाइजेस इट्स रिलेशनशिप। अब क्या है कि फुलफिल इट्स रिलेशनशिप विद एवरी अदर यूनिट इन द स्पेस। तो कुल मिलाकर के क्या है इसमें कि यूनिट की जो एक्टिविटी है
यूनिट का जो साइज है वो हर एक चीज है ना, जो भी यूनिट्स है वो एनर्जाइज्ड है, वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी स्पेस, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, अगर ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी, है ना। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट मैं ड्रॉ करूंगा, उस चार्ट के थ्रू हम पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस को कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखने की एक और कोशिश करते हैं, एक बार और उसको पहचानने का देखते हैं। तो अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। एक्चुअली मैं कहता चार्ट बहुत बड़ा था तो इसलिए काफी छोटा छोटा लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा तो ये बात एकदम समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और लिखा क्या है, उसको आपको लिंक करके देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू कोएग्जिस्टेंस और यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब क्या है कि एग्जिस्टेंस के लेवल पे अगर देखें ना, तो एक तो यूनिट है और दूसरा क्या है? स्पेस है। तो यूनिट को लेकर के हमने अभी थोड़ी देर पहले कहीं बात की कि लिमिटेड इन साइज, एक्टिव है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, एनर्जाइज्ड है, और यूनिट क्या होता है? रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। तो आगे अगर देखें तो स्पेस में क्या है कि ऑल प्रिवेडिंग, अनलिमिटेड, नो एक्टिविटी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। इसमें जो एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है और ये ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। ठीक, अब आगे देखें ना, तो यूनिट को यहां पे मैंने दो सेगमेंट में देखा। पहला मटेरियल, दूसरा कॉन्शसनेस। तो यानी कि पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस में अब जो यूनिट हमें दिखाई देती है वो दो टाइप से दिखाई देती है। पहला एक मटेरियल और दूसरा कॉन्शस। अगर आप ध्यान करें तो हार्मनी इन इंडिविजुअल में जब मैं डिस्कस कर रहा था, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, वहां पे जब हमने ह्यूमन की नीड, उसको फुलफिल कैसे करेंगे, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसके रिस्पॉन्स क्या होंगे, उसको अगर आप रिकॉल करें तो ये चीज वहां पे ये चीज क्लियर होकर के आई थी कि जो बॉडी है वो बॉडी क्या है? मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेल्फ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कॉन्शस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस में दो ही टाइप की यूनिट है, पहला मटेरियल और दूसरा कॉन्शसनेस। अब पहले मटेरियल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मटेरियल को हमने बोला क्या? गठनशील, है ना, गठनशील, और यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा गठनपूर्ण, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पहले देख लें। तो मटेरियल के लेवल पे हमने क्या लिखा कि जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? टेम्परेरी इन नेचर होगा। दूसरा, मटेरियल में जो रिस्पॉन्स का जो लेवल है वो केवल रिकॉग्नाइज करना और फुलफिल करना है। ठीक, अब जैसे ग्लास है, तो ग्लास क्या है? मटेरियल है। जब वो गिरेगा जमीन पे तो वो क्या होगा कि उसके साथ वो रिलेशनशिप को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा और फिर फुलफिल करेगा। ठीक है ना। अब जैसे सुई है, तो सुई इसके यानी कि ह्यूमन बॉडी के साथ क्या है कि रिकॉग्नाइज करती है। ठीक, तो रिकॉग्नाइज करती है तो इसका मतलब क्या है कि जो निडल है वो इजिली इंजेक्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? उसको रिकॉग्नाइज कर रहा, फुलफिल कर रहा है। जैसे रुई है या थ्रेड है, धागा है, अगर हम उसको इंजेक्ट कराने की कोशिश करें तो नहीं होगा। ठीक, तो यहां पे क्या है कि जो मटेरियल है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और एक मटेरियल जब दूसरे मटेरियल के साथ एसोसिएट होता है तो अपनी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर वो रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है और फुलफिल करता है। ठीक है ना। तो अब आगे देखें तो मटेरियल को हमने दो सेगमेंट में देखा, एक तो देखा फिजिकल ऑर्डर और दूसरा हमने क्या देखा? प्राणिक ऑर्डर। अब हम फिजिकल ऑर्डर पे देखते हैं तो क्या है ये, पहले इसको फोकस करते हैं कि फिजिकल ऑर्डर क्या है। मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक जो यूनिट होगी उसकी वो क्या होगा? एटम होगा। अब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब एसोसिएट होते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अब मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो दो सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है। एक को मैंने लिखा लम्प और दूसरे को लिखा फ्लूइड। लम्प का मतलब ठोस यानी कि सॉलिड, और फ्लूइड का मतलब क्या है कि जिसमें फ्लो होने की
फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो अब प्राणिक ऑर्डर के लेवल पे देखें तो क्या है कि सेल बेसिक इसकी यूनिट है। सेल और सेल जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, एक प्लांट का ग्रोथ होता है। अब प्लांट से एनिमल बॉडी, फिर एनिमल बॉडी से फिर क्या, ह्यूमन बॉडी। अब बात यह आती है कि प्लांट से एनिमल बॉडी का मतलब कि कन्वर्जन कैसे होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे प्लांट है तो प्लांट से जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, प्लांट से जो पत्तियां हैं वो जमीन पे गिरी। जमीन पे गिरने के बाद में क्या होगा कि जो नेचर ने जो सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा कि जो पत्तियां होंगी वो सड़ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में कभी आप जाकर के देखिए तो उसको उठा करके हटा करके देखिए तो उसमें कई आपको छोटे छोटे कीड़े, है ना, कई चींटियां वहां पे डेवलप होती हुई दिख जाती है। नहीं जा सकते तो घर में भी देख सकते हैं। जैसे चावल का कंटेनर है, चावल का कंटेनर आप काफी दिनों तक बंद करके रखिए तो वहां पे जो नेचर जो सिस्टम डेवलप होता है तो वहां पे कई बार क्या होता है ना कि जैसे पतंगे डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब वो चीज क्या है, ये एक कन्वर्जन है नेचर का प्लांट से एनिमल सिस्टम की ओर, एनिमल ऑर्डर की ओर, है ना, एनिमल बॉडी की ओर। अब यही कन्वर्जन क्या होता है कि ह्यूमन तक पहुंचता है, ठीक। तो इसीलिए क्या है कि जब ये फ्लूइड सेल के साथ मिलता है, यहां पे मैंने मार्क किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है कि फ्लूइड का जब एसोसिएशन प्राणिक ऑर्डर में होता है तब आगे की चीज डेवलप होकर के आती है। अगर ये यहां से इसका कनेक्शन ना हो तो ये सिस्टम आगे ब्रेक हो जाए। डेवलप कहां से हो रहा है, फिजिकल ऑर्डर से। तो इसीलिए मैंने जो अभी नेचर में जो डिस्कस किया था, मैंने यही बात कही थी कि जो इंटाइटल्ड है हर एक ऑर्डर में, चाहे प्राणिक ऑर्डर हो, चाहे एनिमल ऑर्डर हो, चाहे ह्यूमन ऑर्डर हो, जो बेसिक प्रॉपर्टी आएगी वो फिजिकल ऑर्डर से ही डेवलप होकर के आएगी। तो इसीलिए फ्लूइड का जो कनेक्टिविटी है वो प्राणिक ऑर्डर के लेवल में सेल से स्टार्ट होता है। अब पहुंचे कहां पे, ह्यूमन बॉडी में। अब मटेरियल के साथ जो सिस्टम बना हुआ है वो क्या बना हुआ है कि इसमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, यानी कि इसकी ये एक्टिविटी है कि इसमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन चलता ही रहेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं ऑर्डर पे। जब अब बात आती है एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, ऑर्डर कब बनता है ना। अभी ऑर्डर कब बनता है, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर कब बनेगा कि जब एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी का एसोसिएशन जब कॉन्शस यूनिट के साथ होगा तो ही एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर डेवलप होकर के आएगा। अब एनिमल बॉडी के साथ जब एसोसिएशन कॉन्शस यूनिट का होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एनिमल ऑर्डर। और जब ह्यूमन बॉडी के साथ कॉन्शस यूनिट का जो एसोसिएशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन ऑर्डर। अब ह्यूमन ऑर्डर के लेवल पे देखें तो क्या है कि अगर सही समझ डेवलप होती है तो वहां पे जो एक्टिविटी एक ह्यूमन की होती है वो कंप्लीटनेस की ओर होती है। यहां पे कोई साइक्लिक नहीं है ना। जो बात एक सिस्टम है, सिस्टम अगर समझ में आ गया और उस सिस्टम में जीना आ गया तो कभी भी इंसान नेचुरल एक्सेप्टेंस के हट के फिर काम नहीं करता, है ना। जो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस समझ में आ गया है तो उसका जीना नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर ही होता है। वहां पे फिर सिस्टम क्या डेवलप होता है कि वहां पे साइक्लिक नहीं होगा, यहां पे क्या है, साइक्लिक होगा, है ना। यही ह्यूमन ऑर्डर के लेवल पे यही एक चीज है जो डेवलपमेंट है। अब आप देखें तो लिविंग विद राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, अगर मेरा जीना, है ना, सही समझ और सही भाव के आधार पर होता है तो आप रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने डिस्कस किया था रोल ऑफ एजुकेशन, तो मैंने 3 डेफिनेट, ह्यूमन, कंडक्ट और कॉम्पिटेंस। तो मेरी योग्यता इस लेवल की हो जाए कि मेरा जीना डेफिनेट कंडक्शन में होने लगे। अगर ये चीज यहां तक मैं पहुंच जाता हूं तो रोल ऑफ एजुकेशन क्लियर हो जाता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है ये क्लियर हो जाता है, को एग्जिस्टेंस में जीना कैसे है ये क्लियर हो जाता है, और ये पूरा चार्ट फिर हमें कॉन्टिन्यूअस अपने आंखों के सामने सेल्फ के लेवल पे, हर दोनों लेवल पे, यानी कि बॉडी के लेवल पे और सेल्फ के लेवल पे ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। आई होप कि ये जो चार्ट है ये समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं।
तो इस एग्जिस्टेंस में अगर आप देखें तो एक इंसान का रोल क्या हो सकता है, ह्यूमन ऑर्डर का रोल क्या हो सकता है। तो अगर इसको देखें तो दो इंपॉर्टेंट थिंग्स डेवलप होकर के आती हैं। पहला कि मैं इस कोएग्जिस्टेंस को समझ जाऊं, दूसरा इस कोएग्जिस्टेंस को समझने के बाद में मैं इस कोएग्जिस्टेंस में जीने लगूं। ये दो प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें विजुलाइज करना होता है और उसी के बेस पर हमें अपने लाइफ को ड्राइव करनी होती है। तो पहला जो पॉइंट है कि मैं इस कोएग्जिस्टेंस को समझ जाऊं। तो इस चार्ट को अभी हमने देखा, देखने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आता है कि इस पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस में इंसान के लिए क्या प्रोग्राम इंश्योर हो सकता है, वो देखने की बात है कि आवर रोल इन एग्जिस्टेंस। तो अगर देखें ना तो इसको दो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला है टू अंडरस्टैंड द कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस को समझना, है ना, यही क्या है, नॉलेज है। अगर मुझे कोएग्जिस्टेंस समझ में आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि मैं नॉलेज, मेरे लिए नॉलेज क्या है, वो कंप्लीटनेस की ओर है। ठीक। दूसरा क्या है कि इंश्योर फीलिंग थ्रू कोएग्जिस्टेंस। अब जो दूसरे के साथ जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में जो फीलिंग है उसको भी क्या है कि कोएग्जिस्टेंस के रूप में देख पाना। इसको हमने क्या नाम दिया, रेजोल्यूशन। तो यानी कि क्या है कि समझने के लेवल पे एक तो नॉलेज को देखना और दूसरा रेजोल्यूशन को देख पाना। ठीक, ये दोनों कंप्लीट हो रहे हैं पहले पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट पे देखें तो क्या है कि जहां पे समझ डेवलप हुई है मुझे वहीं पर ही जीना होता है। तो मैं जीने जाऊंगा तो कहां जीने जाऊंगा, इसी एग्जिस्टेंस में। एग्जिस्टेंस में जीने जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं जिसके साथ भी जीऊंगा वो किस फॉर्म में जीऊंगा, मैं कोएग्जिस्टेंस के फॉर्म में जीऊंगा। तो इसमें क्या है कि टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस विद ह्यूमन बीइंग। अगर मैं इंसान के साथ, है ना, ह्यूमन बीइंग के साथ कोएग्जिस्टेंस को पहचानते हुए अगर जीता हूं तो मैं कहां पहुंचता हूं, फैमिली से वर्ल्ड फैमिली की ओर, जो कि एक अखंड समाज का बेस बनता है। अखंड समाज का जो बेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा कोएग्जिस्टेंस बन रहा है। ठीक। दूसरा क्या आता है, टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, इन नेचर, है ना, विद नेचर या फिर इन नेचर। तो क्या है कि टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। तो अब इसमें क्या होगा कि फैमिली ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की ओर हमारा मूव ऑन होता है और यही चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की ओर। ठीक। आज का जो लेक्चर था मेरा वो यहीं तक था। तो हार्मनी इन एग्जिस्टेंस को लेकर के मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।